Very warm welcome, students. Today I am here with the topic of biology from the ninth standard, the fundamental unit of life. Before going to start my chapter, I just want please to like, share, and subscribe my channel. So let's start. Under this topic, we will learn what are the living organisms made up of, किसके किसके living organism बने हुए हैं, and their types they can be unicellular or multicellular. Unicellular मतलब जैसे amoeba पेरीमिशियम हो गया. Multicellular means like us. What is a cell made up of? Second thing, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे सेल बने होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहली बात ये है कि हु डिस्कवर्ड द सेल. Robert Hooke was a scientist in 1665. He discovered the cell. He took a thin slice of cork and उन्होंने उसको अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया and what he saw that there is a very small boxes like structure और उन्होंने उसको नाम दिया सेल्यूले. सेल्यूले का मतलब सिंगुलर रूम और सॉरी यू कैन से दैट सेल्यूलर मीन्स लिटिल रूम्स और बाद में उसी सेल्यूले को हमने शॉर्टन करके हम सेल्स पढ़ते हैं जो कि उसका सिंगुलर फॉर्म है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ. फर्स्ट वन थिंग इज द रॉबर्ट हुक. अगेन सेम, इन्होंने डिस्कवर किया था बाय द स्लाइस ऑफ द कॉर्क. सेकेंड, in 1675, Anton van Leeuwenhoek studied cells in living organisms. जो रॉबर्ट हुक ने किया था उन्होंने डेड सेल्स यानी कि कॉर्क को ऑब्जर्व किया था. कॉर्क क्या है? एक वुड का बना हुआ जो कॉर्क होती है उसको उन्होंने स्टडी किया था, तो वो तो डेड सेल्स थे. पर एंटोन वैन ल्यूनहॉक ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे स्टडी की थी. देन 1839 पुरकिंजी ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म एक चीज़ होती है. आगे हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे बट फिर भी प्रोटोप्लाज्म मतलब कि आपको जो सेल का ये स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भी लिक्विड और उसके ऑर्गेनल्स और सब कुछ है उसको टोटल को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. और बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे. दैट वी विल स्टडी इन कमिंग स्लाइड्स. सो हियर शिल्डन एंड सेजवान उन्होंने बाद में सब चीज़ों को कंक्लूड करके मतलब इन्होंने जो जो सेल्स बताए प्रोटोप्लाज्म बताए उन सबको कंक्लूड करके एक थ्योरी दी दैट इज़ कॉल्ड द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो भी बॉडीज़ हैं वो सब कुछ मेड अप ऑफ हैं सेल्स के और एक इंडिविजुअल सेल अपना सारा काम कर सकता है जैसे कि वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो और सारे जो भी एक काम हमारी बॉडी करती है वो सारा काम एक छोटा सा सेल भी कर सकता है. एक्सेप्शन इज़ द वायरस. वायरस एक ऐसी चीज़ है दैट इज़ मेड अप ऑफ आरएनए सेल्स. वो आरएनए का बना हुआ है तो वो जनरली जब आउटसाइड यानी कि किसी लिविंग बींग के बॉडी से बाहर रहता है तो वो एक्टिव नहीं रहता है. बट व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एनी पर्सन इट यूज टू बी एक्टिव लाइक नाउ डेज वेरी फेमस वायरस कोरोना वायरस. और उसके अलावा भी जितने वायरसेस हैं जितने भी फ्लू वायरसेस होते हैं दे यूज टू वर्क लाइक दिस. सो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. दिस इज़ द पिक्चर यू कैन सी. ये जो है कॉर्क का ही सेल का पिक्चर है. ये इसको आप को रिलेट कर सकते हो कि एक वॉल जब प्रिपेयर करते हैं हम कोई घर की एक दीवार को बनाना होता है तो हम किस तरीके से ब्रिक्स को अरेंज करते हैं एंड देन वी जस्ट मेड दैट वॉल. सेम थिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये छोटी छोटी जो दिख रहे हैं दे आर द सेल्स ऑफ द कॉर्क. तो इसी तरीके से सेल्स भी एक कॉर्क में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर हमारी स्किन है या कोई भी चीज़ है उसकी सेल्स भी इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं. हेयर दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. पहले जो रॉबर्ट हुक ने किया था उन्होंने अपने से ही कुछ बहुत सारे जुगाड़ करके उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था एंड देन ही स्टडी अंडर दैट. फिर धीरे 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 इसमें भी काफ़ी सारी डिस्कवरीज हुई. देन नाउ अ डेज विच द स्कोप माइक्रोस्कोप विच वी आर स्टडिंग दैट इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी कुछ फंक्शंस होते हैं. यहाँ पे भी एक ये आई पीस होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं और ये मैग्नीफाई करता है कितनी हमें मतलब हमारा जो इमेज है कितना ज़्यादा मैग्नीफाई हो सकता है. ये भी दोनों लेंसेज हैं जो कि मैग्नीफाई हो सकते हैं. यहाँ पे हम अपना स्लाइड रख सकते हैं. डाउन हियर इज़ अ मिरर जो कि रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि हमारा जो माइक्रोस्कोप में लाइट आनी चाहिए तो इसको हम एडजस्ट करके हमारी जितनी लाइट्स हैं उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं
So this is the compound microscope. इसकी जनरली इट कैन स्कैन और यू कैन से इट कैन मैग्नीफाई नियर बाई द 2000 टाइम्स जो है मैग्नीफाई कर सकता है. बाद में एक और माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन मतलब कि एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स को लेके उन्होंने एक ऐसा माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया दैट कैन मैग्नीफाई वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स लाइक द बैक्टीरिया और द RNA DNA, ये सबको जो स्टडी करते हैं दैट कैन बी स्टडी अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और ये जो है एटलीस्ट कुछ नहीं तो 2 lakhs टाइम जो है वो मैग्नीफाई कर सकता है. नेक्स्ट कम ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लांट सेल्स. This experiment can be performed in your school whenever the school will reopen, but let's study here what to do. हमें एक प्याज लेना है, ऑनियन को पील ऑफ करके जो उसका एक पतला सा जो एक स्लाइस निकलता है वही निकालेंगे. जैसे उसकी जो अंदर लेयरिंग होती है, एक लेयर लेके उसमें फोर्सेप की हेल्प से आप एक उसमें एक पतली सी झिल्ली जैसी होती है जिसको हम मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, वो होता है, उसको निकाल के स्टडी करना है. जब आप उसको निकालेंगे तो उसको तुरंत निकाल के हमें किसी वॉच ग्लास में डाल देना है थोड़ा पानी के अंदर, ताकि वो जो है ड्राई अप ना हो. देन वी हैव टू अप्लाई अ सोल्यूशन कॉल्ड द सैफ्रनिन. सैफ्रनिन थोड़ा पिंकिश कलर का सोल्यूशन होता है, उसको अप्लाई करते ताकि हमारे जो ये सेल्स हैं दैट कैन बी हाईलाइट इन मोर. तो उसको हमने सैफ्रनिन को डाला. देन उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से हम उसको वापस से निकालेंगे फोर्सेप की मदद से और अपने स्लाइड पे रखेंगे. ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड द कवर स्लिप. इट कैन बी इन सर्कुलर फॉर्म और इन अ स्क्वायर शेप. उसको रखने का तरीका भी है, जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दैट दे आर कीपिंग वेरी, बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता ताकि उसके अंदर मॉइस्चर या एयर ना आ जाए. रखने के बाद हम उसको थोड़ा सा अच्छे से टैग कर देते हैं ताकि कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स रह ना जाए. एंड देन वी कैन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा ऑनियन पील का. आपको दिख सकता है कि एक एक सेल जो है अरेंज है एक प्रॉपर वे में और छोटे छोटे उसमें न्यूक्लियस दिख रहा है. दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनियन सेल और प्लांट सेल. कम टू द टॉपिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंस क्या होता है. यूनिसेलुलर मीन्स नेम से समझ में आ रहा है, यूनी मीन्स सिंगल, मल्टी मीन्स बहुत सारे. सो दिस इज़ द डिफरेंस. यूनी दैट एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमीबा मैंने बोला, जैसे कि अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड होता है. मल्टी सेलुलर में बहुत कुछ है, हम भी मल्टी सेलुलर में आते हैं और मैक्सिमम एनिमल्स कम्स टू द मल्टी सेलुलर. एक्टिविटीज़, एक सिंगल सेल जो है सारा एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है. मैंने पहले भी ये बात बताई, वो रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, कुछ भी जो भी हमारा एक बॉडी पूरा करता है, ब्लड पंप कर रहा है, एक्सपायर कर रहा है और दे आर डाइजेस्टिंग समथिंग, तो वो सब चीज़ काम जो है एक सिंगल सेल कर सकता है. यहाँ पे मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल्स के अलग अलग वर्क डिवाइड रहते हैं. यहाँ पे सिंगल सेल जो है डिवाइड करके अपने आप को दूसरे अपने पेरेंट्स बन सकते हैं. यानी एक अमीबा है वो डिवाइड करके डबल हो जाता है, इस तरीके से उनमें रिप्रोडक्शन होता है. बट वी आर हैविंग जर्म सेल्स, हमारे अंदर रिप्रोडक्शन अलग तरीके से है जो मल्टी सेलुलर्स हैं एंड उनका पूरा रिप्रोडक्शन डिफरेंट रहता है. इनकी लाइफ स्पैन जो है बहुत शॉर्ट होती है, दैट वी आर हैविंग द लॉन्ग लाइफ स्पैन. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनी एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. कम टू द नेक्स्ट, शेप्स एंड द साइजेस. कैसा शेप होता है और साइज होता है इन सेल्स का. सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप लाइक अमीबा और वाइट ब्लड सेल्स. अमीबा और वाइट ब्लड सेल्स कुछ ऐसे सेल्स हैं जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं. जैसे कि अमीबा, आई थिंक यू ऑलरेडी स्टडी इन 7th स्टैंडर्ड कि अमीबा को आपने देखा था, उसके पास सूडोपोडियास होते हैं. यहाँ पे कुछ अगर उसको रास्ते में खाने की चीज़ आ रही है तो उसको अपने सूडोपोडियास के शेप चेंज करके वो अपने अंदर इंगल्फ कर लेता था. तो यानी हम कह सकते हैं जो स्मॉल सेल्स है दे कैन चेंज देयर शेप बिकॉज दे हैव टू मूव फ्रॉम देयर शेप ओनली. उनके पास लेग्स या हैंड्स नहीं होते हैं. बट जो प्लांट सेल्स है और एनिमल सेल्स है दे डोंट हैव द मीन्स उनकी जो मूवमेंट नहीं है, उनका फिक्स शेप है. नाउ शेप्स भी अलग अलग होते हैं. स्फेरिकल शेप यानी पूरा ही गोल सा है, जैसे कि ये ओवम है, दैट इज़ द नॉर्मल ओवम है दैट प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी, ये स्फेरिकल शेप में होता है. इलिप्टिकल भी हो सकते हैं, कुछ पतले पतले भी हो सकते हैं. स्पिंडल फॉर्म में, जैसे कि ये मसल सेल्स है, स्पिंडल है. क्यूबॉइडल का एग्जांपल है कि हमारा जो स्किन के अंदर नीचे जो सेल्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द एपिडर्मल सेल्स, वो थोड़े से क्यूबॉइडल शेप के होते हैं. इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज़ द क्यूबॉइडल.
फिर उसके बाद जो है वो नॉब्ड थ्रेड की तरह भी हो सकते हैं, जैसे कि ये स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म, दैट कैन बी लाइक अ थ्रेड है उसके अंदर, और एक उसके ऊपर से एक छोटा सा हेड है, दैट कैन बी कॉल्ड अ नॉब्ड थ्रेड। फिर ये जो आपको न्यूरॉन दिख रहा है, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी कह लो, या फिर नॉर्मल जो भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, दैट इज़ द नर्व सेल्स। लार्जेस्ट सेल की बात करें या सबसे बड़ा जो सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है, और स्मॉलेस्ट जो है वो है आपका पीपीएलओ। पीपीएलओ को माइकोप्लाज्मा भी बोला जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इनको मेज़र कैसे किया जाए। इनको मेज़रमेंट करने के लिए माइक्रोमीटर और माइक्रोन का हेल्प लिया जाता है। दे कैन बी यूज्ड और इट कैन बी रिटन एज ए म्यू मीटर। इसकी हेल्प से इनकी जो साइज़ है उसको काफ़ी नैनोज में होते हैं, तो उसमें इनको मेज़र किया जाता है। और किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो साइज़ है वो उसके सेल की साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ सेल्स हैं, ना कि साइज़ पे डिपेंड करता है। So this is about shapes and the size. Come to the next. What is a cell made up of? एक सेल किस चीज़ का बना हुआ है? A cell is a tiny mass of protoplasm which is surrounded by a membrane and it is capable of performing all functions of the life. यानी एक छोटे से सेल में सारे फंक्शंस हो सकते हैं। वो एक छोटा सा मास कह लो जिसमें प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म एक टर्म पहले भी यूज़ हुआ था, दैट साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड, यानी कि इसके अंदर जो है सब कुछ है। उसके पास डाइजेशन के लिए उसके बैग्स हैं, उसके पास एक न्यूक्लियस है जो पूरी चीज़ को हैंडल करता है, वैक्यूली अलग अलग है चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो वो चीज़ को हम सेल बोलते हैं। मेन पार्ट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये आउटर लेयरिंग जो होती है, जैसे हमारी एक बाहर की एक लेयर है, हमारी स्किन के अंदर क्या है वो हमें नहीं दिखता है, तो उस तरीके से वो प्रोटेक्शन भी करती है। हमारी स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करिए, इंटरनल ऑर्गन्स को, वैसे ही ये भी प्रोटेक्ट कर रहा है अपने इंटरनल ऑर्गन्स को। न्यूक्लियस इट यूज टू एक्ट लाइक एज अ ब्रेन इन द सेल्स। देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसके अंदर जो लिक्विड फिल्ड है दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ओके क्लास, सो कम टू द नेक्स्ट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। The outermost membrane covering of the cell that separates its content from the external environment is called the plasma membrane. As I showed you the picture also कि एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये अपने बाहर उसकी जो भी whatever environment और atmosphere is there उससे कट ऑफ हो रहा है और वो प्रोटेक्शन दे रहा है अपने इनसाइड जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो किस चीज़ का बना हुआ है? बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? एक टाइप के फैट सेल्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, उनका वो बना होता है। फंक्शंस क्या है? एक तो पहली बात है शेप प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि हमारी बॉडी के लिए बोन्स और स्केलेटल सिस्टम ज़रूरी है शेप के लिए, वैसे ही उनको वो शेप प्रोवाइड कर रहा है। सेलेक्टिव परमिएबल है। सेलेक्टिव परमिएबल जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है दैट ब्लू लाइन्स, डार्क ब्लू लाइन्स आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो यहाँ से वाटर को अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो इस तरीके से जो है ये अपने आप डिसाइड करता है व्हाट दे वांट टू अब्जॉर्ब, तो वो सेलेक्टिव परमिएबल में आ जाता है, और उसको या तो हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, यानी बहुत ही ज़्यादा पतली सी एक लेयर या झिल्ली बोलो, जिसके अंदर से उतनी चीज़ें जो उस सेल को रिक्वायर्ड है वो उसी को अब्जॉर्ब करता है, दैट इज़ कॉल्ड द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज़ द एंडोसाइटिस लिखा है। एंडोसाइटिस सेम एग्जांपल एमीबा वाला, कि वो अपने खाना और अपनी चीज़ें जो है वो अपने आप कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज़ अ न्यू टर्म रिलेटेड टू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में कि कोई भी हाई लेवल पे, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है उस चीज़ का, तो पूरे रूम में या पूरे पानी में उसका कंसंट्रेशन किस तरीके से फैलेगा, तो हाई से लोअर लेवल में वो ट्रैवल करता है, दैट इज़ कॉल्ड द डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी उसी तरीके से है। ऑस्मोसिस में भी क्या हो रहा है कि हाई लेवल है कहीं पे, वो पानी का लेवल ज़्यादा है वहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो ये जो वाटर है वो लेयर के थ्रू या कैसे भी वो ट्रैवल करके वहाँ पे जाके वो दोनों तरफ के लेवल को बैलेंस करना चाहेगी, दैट इज़ कॉल्ड द ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस को थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे हम, उसके डायग्राम्स वगैरह मैंने इंक्लूड किए हैं स्लाइड्स में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का पहले डिफरेंस देख लेते हैं। डिफ्यूजन होता है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। सब्सटेंस मूव करता है आपके डिफ्यूजन में,
पर ऑस्मोसिस में क्या होता है, वहाँ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन या वाटर कह लो वो मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। डिफ्यूजन में हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, पर ऑस्मोसिस में वी नीडेड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि एक अमीबा ही है या फिर कोई और छोटे सेल्स हैं, दे नीड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब उसने ऑक्सीजन अब्जॉर्व किया अपनी बॉडी में, इट यूज टू ऑब्जॉर्व द ऑक्सीजन, उसने ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व किया बाहर से और अंदर उस ऑक्सीजन ने कन्वर्ट किया CO2 में। तो CO2 का एक्सेस हो गया अंदर और ऑक्सीजन कम है, तो वो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा लेगा, बाहर से लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल करेगा। तो इस तरीके से फंक्शन कर रहा है। दैट कैन बी से एज अ डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। और ऑस्मोसिस के लिए भी मैंने जैसे बोला कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो काम करती है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम अभी यहाँ पे देखेंगे। सो ऑस्मोसिस एंड इट्स टाइप, कम टू द टॉपिक ऑस्मोसिस एंड इट्स टाइप। ऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक आप देख सकते हो। तो हाइपोटोनिक क्या होता है, द एक्सटर्नल सोल्यूशन इज डाइल्यूट एज इंटीरियर सेल सो इट्स शोज एंडो ऑस्मोसिस। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, यानी कि जो बाहर का जो सोल्यूशन है वो थोड़ा डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब यानी वहाँ पे पानी का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, वहाँ पे सॉल्वेंट जो है ज़्यादा या वाटर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और अंदर की तरफ जो है पानी का कंटेंट कम है और बाहर की तरफ जो पानी का कंटेंट ज़्यादा है। या फिर सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो, मेरे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, अंदर जो है कंसंट्रेशन सॉल्ट का ज़्यादा है, बाहर जो है डाइल्यूट कर रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बराबर करने के लिए जो बाहर का ये पानी है वो अंदर जाके इसको बैलेंस करना चाहेगा। तो यानी कि बाहर से जब वो अंदर की तरफ उसको अब्जॉर्व करेगा तो उसको बोलेंगे एंडो। बाहर से अंदर जा रहा है इसलिए इसको बोलेंगे एंडो, एंड दैट विल बी कॉल्ड एंडो ऑस्मोसिस। और इसके लिए बोला गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब कि आपका जो सोल्यूशन है दैट कैन बी मोर डाइल्यूट। आपका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में था, तो उसी को हाइपोटोनिक बोला गया। और जब वो डाइल्यूट था तो वो अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर मतलब कि आपका सॉल्ट ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो ऑब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द एंडो ऑस्मोसिस। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आइसोटोनिक क्या होता है। आइसोटोनिक इज़ लाइक कि आपका बाहर और अंदर दोनों जगह चीज़ें सेम है, यानी कि बाहर अगर मैंने सॉल्ट सोल्यूशन लिया है वो बैलेंस्ड है विद द इनसाइड जो है सोल्यूशन वो भी वाटर लेवल और बाहर जो है दोनों की तरफ बराबर है। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सचेंज नहीं होगा चीज़ों का। इट डिपेंड्स कि अगर सपोज़ ये सेल काम यूज़ कर ले रहा है अपना वाटर और उसको ज़रूरत पड़ी तो बाहर से ले लेगा, और बाहर वाले को कम पड़ रहा है तो वो अंदर से ले लेगा। तो यहाँ पे हर चीज़ बैलेंस्ड है, कुछ भी इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द आइसोटोनिक। सो कम टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर एग्जांपल लिया था आपको कि बाहर सपोज सॉल्ट है, हाइपोटोनिक में सपोज बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा था अंदर कम था, तो वो अंदर की तरफ आना चाहेगा। यहाँ पे उल्टा मान लो कि ये थोड़ा पिक्चर आपको मे बी डिविएट कर सकती है। तो ये एक दूसरा मैं ले रही हूँ कि मान लो सपोज बाहर पानी ज़्यादा ही कम था और अंदर सेल जो है अच्छा खासा हेल्दी है, उसके पास पानी ज़्यादा है। तो व्हाट दे विल डू, बाहर पानी कम है तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से क्या करेगा, अपना पानी जो है वो बाहर की तरफ फोर्स डाउन करेगा, ताकि बाहर जो एटमॉस्फेयर और बाहर जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस्ड हो जाए। तो यानी क्या हो रहा है, अंदर सेल के अंदर से पानी जो है बाहर जा रहा है, सॉल्यूशन आपका बाहर जा रहा है, तो उसको हम एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं। द एक्सटर्नल सोल्यूशन हैज़ मोर कंसंट्रेशन मतलब कि वो कम था मात्रा में, पानी की मात्रा कम थी, तो अंदर से पानी लेके सेल्स ने अपना पानी उसको दिया, अपना सॉल्यूशन उसको दिया, सॉल्वेंट उसको दिया, तभी वो एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है वहाँ पे। दैट इज़ द कंडीशन जब हाइपरटोनिक हो जाता है। The external solution has more osmotic concentration as compared to that of the cell. There is less concentration of water in the outside solution, so उसमें एक्सोऑस्मोसिस होता है। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस शो हो रहा है आपके एक्स में। तो एक्स के लिए जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो बीकर है यहाँ पे एक्सो लिखा है, तो कंसंट्रेशन कैसा होगा, कंसंट्रेशन ऐसा होगा कि बाहर जो हमने सोल्यूशन लिया है वो सपोज सॉल्ट सोल्यूशन लिया है, तो बाहर जो है सोल्यूशन में इसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है इस पानी में, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो एग है वो अपने अंदर का वाटर जो है बाहर फोर्स डाउन करेगा, बाहर की तरफ पुश करेगा, तो उसको एक्सोऑस्मोसिस बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन बाहर यानी सॉल्ट का कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, पानी की मात्रा ज़्यादा है,
तो फिर ये जो है अंदर की तरह अब्जॉर्ब करेगा पानी, तो उसको बोलेंगे हम एंडो ऑस्मोसिस। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हम कर सकते हैं, जैसे कि रेजेंस या किशमिश होता है, उसको आप ओवरनाइट या कुछ देर के लिए भी पानी में छोड़ दीजिए, तो आप देख सकते हो है बहुत ज़्यादा वाटर सोकिंग हो जाता है एंड इट यूज टू बी स्वेल्ड अप। बट अगर वहीं हमने क्या किया, उसी सेम जो फूला हुआ रेजिन है उसको हमने सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दिया। सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, बाहर जो कंसंट्रेशन हमने यूज़ किया हुआ है पानी का उसमें सॉल्ट है, अब वो अपने आप को डाइल्यूट करना चाहेगा, उसमें पानी और चाहिए, तो वो क्या करेगा, रेजेंस से पानी ले लेगा। तो आपको दिखेगा रेजेंस जो है अपना पानी एक्सो ऑस्मोसिस कर दिए और वो श्रिंक हो जाएंगी। तो दिस आर द फ्यू टाइप्स ऑफ द ऑस्मोसिस। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि यूक्रियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई टॉट यू। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।